हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, समझना है। तो आपको इस सेशन से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Okay, so we'll start with a beautiful introduction. LPG phenomenon was first initiated in July 1991 by Prime Minister Narasimha Rao along with his Finance Minister Manmohan Singh. अब ये पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ कि ये पॉलिसी को लाई क्यों गई, क्या मकसद था इसको लाने का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1947 की, तो आपको मालूम होगा ये ईयर हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जो कंट्री को यहाँ पर आज़ादी मिली थी इस ईयर में, है ना, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 1947 से लेकर 1990 तक जो भी पॉलिसीज़ थी वो हमारी कंट्री के लिए उतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, उतनी अच्छी साबित नहीं हुई। बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री लॉस में जाती जा रही थी। जो भी पॉलिसीज़ थी वो हमारे लिए बेहतर साबित नहीं हुए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, हमारी कंट्री लॉस में जा रही थी। लॉस में जाने का कारण अब बहुत सारा था। सबसे पहला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, जिसमें बात होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। हमारी कंट्री से सामान सिर्फ और सिर्फ बाहर जा रहा था, आ कुछ नहीं रहा था हमारी कंट्री में। फर्स्ट। सेकंड, पब्लिक सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। थर्ड, हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। फोर्थ, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था, इतना ज़्यादा लोन आ गया था कि हम उसको चुका ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, हम इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, लोन तो छोड़ो, हम इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर लोन आ गया था। तो बहुत ज़्यादा बर्डन था उस चीज़ का भी। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस होते जा रहा था क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें और हमारी कंट्री लॉस होती जा रही थी, मतलब लॉस में जा रही थी। ठीक है, डेवलप होने के बजाय वो नीचे जाती जा रही थी। तो अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, नरसिम्हा राव, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त मनमोहन सिंह जो थे, आप भली बात इनको जानते होंगे, तो 1991 में इन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने किया अप्रोच IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और WB मतलब वर्ल्ड बैंक को। क्यों अप्रोच किया? अप्रोच किया लोन लेने के लिए। ठीक है, IMF और WB ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं और ये आपको माननी है। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। क्लियर? सो ये है पूरी कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, और इन्हीं की प्रेजेंस में, इन्हीं के ऑब्जर्वेशन में जो है ये पॉलिसी को लाई गई और इन्होंने ही टीम को लीड किया था। क्लियर? नाउ the new economic reform, popularly known as liberalization, privatization and globalization, that is LPG model, ये तीनों को साथ में मिला के LPG मॉडल भी कहा जाता है। बड़ा ही फेमस नाम है LPG। ठीक है, नेक्स्ट, it was aimed at making the Indian economy as fastest growing economy and globally competitive. The series of reforms undertaken with respect to industrial sector, trade as well as financial sector aimed at making the economy more efficient. मैंने आपको बताया ना हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा लॉस में जा रही थी, ग्रो करने के बजाय वो जो है बिल्कुल ही लॉस में जा रही थी। तो उसको ग्रो करने के लिए, हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए, हमारे जो जितने भी क्राइसिस आए थे, जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत सारे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में लाया गया, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ लिबरलाइजेशन। नाउ, liberalization is a relaxation of government restrictions usually in economic policy. अब इस टर्म को समझने के लिए आई विल गिव यू वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड
दिस टर्म इन अ बेटर वे. ओके, सो एग्जाम्पल ये है कि 3 टाइप्स के टीचर्स होते हैं. ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचर्स, और आप भी इन तीनों टाइप के टीचर्स से ऑब्वियसली अपने लाइफ में मिले होंगे. सबसे पहला जो टाइप है वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट वन. ये टीचर ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि इसका और ये टीचर का नाम सुन के ही बच्चे को पसीना आ जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये. बच्चे को कोई क्वेश्चन आए भी तो वो ना पूछे डर की वजह से, है ना. 1000 बार सोचता है पूछने से पहले कि पूछूं या नहीं पूछूं, तो वो नहीं पूछता है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. ओके, ना सेकेंड टाइप इज़ लीनियंट वन. ये टीचर इतना ज़्यादा लीनियंट है, इतना ज़्यादा लीनियंट है कि बच्चे बिल्कुल भी इनको सीरियसली लेते ही नहीं हैं. सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही चालू रहती है इनके लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ मस्ती, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, एंड थर्ड टाइप इज़ मॉडरेट वन, मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती. ये ऐसा टीचर है. तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से क्लास में या किस टीचर के पीरियड में बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होगी, बच्चा इंटेलेक्चुअली किस लेक्चर में ज़्यादा ग्रो करेगा, स्ट्रिक्ट वन के, लीनियंट वन के, या फिर मॉडरेट वन के. ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम जो मॉडरेट है उसके लेक्चर में बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, है ना, रादर देन लीनियंट वन और स्ट्रिक्ट वन. क्योंकि जो स्ट्रिक्ट है तो वो तो कितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो, बच्चे लोगों को क्वेश्चन पूछने भी बच्चे डर रहे हैं. तो इसी तरीके से बच्चा ग्रो कैसे करेगा अगर टीचर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या अगर इतना ज़्यादा लीनियंट है तो बच्चा ग्रो कैसे करेगा, राइट. मॉडरेट होना ज़रूरी है. इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी चीज़ों पर. तो जब रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो हमारी कंट्री ग्रो कैसे करेगी, नहीं ग्रो कर सकती है. तो कंट्री की ग्रोथ के लिए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो सबको हटाए गए. ओके, वो सबको हटाए गए. पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी. जिसको भी बिजनेस करना होता था उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी. अगर लाइसेंस नहीं लोगे तो तुम अपना बिजनेस नहीं खोल सकते, ओपन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों को बंद किया कि अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जिसको जो बिजनेस खोलना है वो खोले, जब खोलना है तब खोले, जो खोलना है वो खोले, और जब बंद करना है वो बंद कर दे. तो ऐसा हुआ. ओके, नाउ लिबरलाइजेशन रिफर्स टू फ्रीडम टू बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम एक्सेसिव government control, and they are given freedom to make their own decisions regarding production, consumption, pricing, marketing, borrowing, lending and investment. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने वही इंडिविजुअल के हाथों में दे दी कि तुमको तुम्हारा बिजनेस जैसे सेटअप करना है, जैसे ओपन करना है, जैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, उसका प्राइस जो रखना है, तुम्हें जैसी मार्केटिंग करना है, जितना उसमें इन्वेस्ट करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हटा दी और जो है फ्री कर दी उस चीज़ों को. तो लिबरलाइज कर दिया. लिबरलाइज मतलब छूट दे दी, आज़ादी दे दी कि जो तुमको बिजनेस खोलना है वो खोलो. बस कुछ केसेस है, बस कुछ एक्सेप्शन केसेस है, उसको छोड़ के बाकी में तुम्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. तो वो सब चीज़ों में हमें जो है आज़ादी दी गई. सो जैसा कि मैंने आपको बताया हमें लाइसेंस लेने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत है. तो उन केसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं. NIP 91 abolished licensing for most industries except 5 industries of strategic significance. They include, अब जो NIP 91 थी उसने ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से जो है लाइसेंसिंग हटा दी थी, अबॉलिश कर दी थी, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज. और वो ये है लिक्वर. अगर आप लिक्वर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. सिगरेट की अगर आप जो है शॉप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड हजार्डस केमिकल्स, ये सब बिजनेस सेटअप करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. और इसके अलावा अगर कोई भी बिज़नेस आप खोलना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. आपका जब मन चाहता है, जो मन चाहता है ओपन करिए. और ये 5 इंडस्ट्रीज़ का नाम याद रखो. ओके, नाउ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब
लिबरलाइजेशन के पहले जो फॉरेन कंट्रीज थी वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, या करती तो बहुत ही लिमिटेड करती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से उनको भी इन्वेस्ट करने का यहाँ पे अब मौका मिल रहा है. ऑटोमेटिक अप्रूवल्स वर गिवन फॉर FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू फ्लो इनटू द कंट्री. इसकी वजह से वो आज इंडिया में हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब FDI में कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं? अब यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी. लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री के कई सारे सेक्टर्स में जो है चेंजेस हुए हैं. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पर, हर इंडस्ट्रीज़ पर इन शॉर्ट लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उन सब को जो है हटाया गया है, रिमूव किया गया है. उसके बाद में टैक्स रिफॉर्म भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा टैक्स हाई होता था, उसको चेंज किया गया है, कम किया गया है. फिर फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म हुआ है कि बैंक से लोन लेना बहुत ही मुश्किल होता था, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है कम इन्वेस्ट करती थी, या कर ही नहीं पाती थी, या जितनी भी करती थी वो बहुत ही लिमिटेड करती थी. तो उन सब को आसान बनाया गया, लिबरलाइज किया गया, छूट दी गई, तो अब वो भी इन्वेस्ट कर सकती है हमारी कंट्री में. अब FDI में कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं? जैसे कि होटल एंड टूरिज़्म. आपको मालूम होगा अर्बन एरियाज़ में कितने ज़्यादा ये चीज़ें होती है अब हमारी कंट्री में, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट है, सैलॉन्स है, मार्केट्स है. टूरिज़्म कितना आसान हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि अब वो इन्वेस्ट कर पाती है जो कंट्रीज़ है, राइट. फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर. अब इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको मालूम होगा बॉलीवुड मूवीज़ कितनी फेमस है, उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लोग उससे जो है हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है ना. इस सेक्टर पे लोग और कंट्री जो है इन्वेस्ट भी करती है, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी है, कोलंबिया पिक्चर है, ये सब ये सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. तो ये हुआ एंटरटेनमेंट सेक्टर. नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब आपको ये भी मालूम होगा कि टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ ने कितना धूम मचा के रखी है इंडिया में. क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर पा रही है, इसीलिए. ठीक. नेक्स्ट एंड लास्ट इज यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क वॉज परमिटेड फॉर सेल ऑफ गुड. चीज़ें बेचने के लिए हम कोई भी फॉरेन ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये परमिट किया गया है. जैसे कि आपको मालूम होगा, आप लोकल ईयरफोन भी लेने जाते हो तो उस पर सैमसंग लिखा रहता है, राइट है ना. तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना चीज़ें बेचने के लिए क्या कर रही हैं, ब्रांड का जो है नाम यूज़ कर रहे हैं. या नाइकी या पूमा का शूज़ लेने जाएंगे तो आप लोकल शूज़ में भी वो जो है नेम आपको लगा हुआ मिल जाएगा, वो ब्रांड नेम मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ें बेचना है और वो आप परमिट किया गया है. ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. क्लियर. अब हम देख लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या हुआ लिबरलाइजेशन के आने से, क्या क्या चीज़ें हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज नो restrictions ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब जिसको जितने स्केल पर अपना बिजनेस खोलना है वो खोल सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जिसको जब ओपन करना है तब ओपन करे, जब बंद करना है अपने बिजनेस को तब वो बंद कर सकता है. रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी मूवमेंट्स होता है, मतलब ले जाने का, लाने का, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे हटाए गए. ओके. नेक्स्ट, मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया. इंडिया में अब कोई भी जो है फॉरेन कैपिटल आ सकती है और वो भी इन्वेस्ट कर सकती है. फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो इंडिविजुअल अपना बिजनेस खोल रहा है, अपनी इंडस्ट्री खोल रहा है, वो प्राइसेस खुद ही डिसाइड करे, उस पर अब कोई रोक जो है नहीं है. रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी. जितना भी कंट्रोल गवर्नमेंट ने लगा रखी थी पहले, उन सब को हटा लिया है. जितने भी टैक्स रेट बढ़े हुए थे उन सब को कम किया गया है. सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, सामान भेजने और सामान लाने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स मुश्किल थे उन सब को आसान किया गया है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सारे ही जो है हमें चीज़ें देखने को मिली जब हम लिबरलाइजेशन हमारी कंट्री में आया. ओके. नाउ सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन. नाउ व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, property or business from the government to the private sector is termed privatization. Very simple definition with a very simple meaning.
अब आपको पता है हम लोग को पब्लिक सेक्टर में कोई भी काम अपना करवाना हो तो वो कितना डिले होता है ना। 2 दिन का काम हमारा 4 दिन का तो लगता ही लगता है, मैक्स टू मैक्स। अगर कोई पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो प्लीज़ डोंट गेट अफेंडेड विद दिस, बट दिस इज़ जस्ट अ जनरल ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग, कि हमको कोई भी अगर काम करवाना होता है पब्लिक सेक्टर में तो वो बहुत ही ज़्यादा डीले होता है ना। उनका मैनेजमेंट प्रॉपर होता ही नहीं है, उनका काम डीले होता ही होता है। आज का काम कल या कल का काम 4 दिन बाद देंगे वो, है ना। तो ये होता है क्योंकि उनको सैलरी तो टाइम पे मिल ही रही है, तो क्यों ना वो थोड़ा रेस्ट करके सैलरी ले ले, है ना। कौन देखने आ रहा है, कौन पूछने आ रहा है, गवर्नमेंट ने तो उनकी सैलरी फिक्स कर रखी है। सो इसीलिए वो फ़ायदा भी उठा लेते हैं उस चीज़ का। तो अब अगर पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ही नहीं रहेगा, तो हमारी कंट्री सोचो कहाँ जा सकती है, एकदम नीचे चली जाएगी, देखने भी नहीं दिखेगी भी नहीं, हमारी कंट्री इतनी नीचे चली जाएगी, राइट। तो हमारी जो कंट्री थी ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी, हमारी कंट्री कुछ भी डेवलप नहीं कर रही थी। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को लाया गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को अब आगे किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उसका रोल ज़्यादा किया जाए। तो इसी को बस बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जो भी ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, बस इसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इनटू 2 ways। अब कौन से 2 तरीके से कंपनीज ट्रांसफ़र हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनीज प्राइवेट कंपनीज में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ बाय डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी तुमने इस इन्वेस्ट किया है वो अपना शेयर वापस ले लो और फिर दे दो, प्राइवेट कंपनी को दे दो, ठीक। सेकेंड इज बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंटल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो पूरा के पूरा ही जो है विड्रॉ कर दो, छोड़ दो, रिमूव कर दो, ओके, और पूरा के पूरा ही प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे दो। सबसे पहला या तो अपना शेयर निकालो और दे दो, और सेकंड या तो पूरी तरीके से विड्रॉ कर दो। तो यही 2 तरीके से गवर्नमेंट अपनी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज को दे सकती है। ऑब्वियसली देने से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा इम्प्रूव हुआ है ऐसा करने से, क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन, कोई भी अपनी प्राइवेट कंपनी खोलता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो है मॉडर्न कुछ टेक्नोलॉजी रहती है या कुछ ना कुछ इसके अंदर हमें नया देखने को मिलता है। तो इससे क्या है, प्राइवेटाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। अगर प्राइवेट कंपनीज खुलती है तो उससे हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा जो है अलग वे में सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, राइट। तो इससे क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट होता है हमारा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से। सो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ओनरशिप है, वो सब क्या करना है, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस, इसके आने से क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे जो भी बर्डन था, जो भी बोझ था, प्राइवेटाइजेशन के आने से वो सब कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इट हेल्प्स प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। इसके आने से पब्लिक सेक्टर भी इवन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, मॉडर्नाइजेशन इधर भी आ गया और वो अपना बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने लगे। इट हेल्प्स इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन गया पब्लिक सेक्टर यूनिट। इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है, वो अपना डिसीजंस खुद ले सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर कोई भी दबाव नहीं है, ठीक है, वो सारे उनके इंटरफेरेंस से फ्री है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगी। एंड लास्ट इज इंक्रीज इन इफ़िशियंसी, काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने लगे। क्लियर। सो ये सारे एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ और समझते हैं ये टर्म को। अब ग्लोबलाइजेशन समझेंगे हम एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से। सपोज 2 स्टूडेंट्स है, एक को आता है डिवीजन, एक को आता है मल्टीप्लिकेशन। अब जिसको डिवीजन आता है उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसको डिवीजन नहीं आता। तो क्या अगर हम दोनों स्टूडेंट्स को आपस में बिठा देंगे तो दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे से शेयर करेंगे अपनी अपनी नॉलेज, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
ऑब्वियसली कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और दोनों की इसमें नॉलेज बढ़ेगी, है ना। जिसको जो नहीं आता है, जो जिसमें लैक करता है, वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा और वहाँ पर उसकी नॉलेज जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से कंट्रीज़ में भी होता है, जो कंट्री किसी चीज़ में अगर कम है तो वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व होके ट्रेडिंग करके काम करके, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करके उसके साथ बिजनेस बना सकती है और जिस चीज़ में वो लैक करती है वो वहाँ पे जो है अच्छी अपने ग्रोथ को करवा सकती है। सो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ काम करना, ट्रेडिंग करना। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब ट्रांजैक्शन करना, डील करना एक दूसरे के साथ, काम करना एक दूसरे के साथ, ठीक है, ज्वाइन करना एक दूसरे को। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज अक्रॉस बाउंड्रीज। आपने देखा होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना आजकल कितना आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम इतनी आसानी से एक कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते थे। अब हमारे हाथ में सेल फोन है, क्यों है? पहले तो हमारे 10 साल 12-20 साल पहले हमारे हाथ में लैंडलाइन हुआ करता था, राइट। बट आज हम सब के पास, इवन 1 से 2 साल के बच्चों के हाथ में भी सेल फोन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, है ना। बाहर की कंपनीज हमारे जो बाहर की कंट्रीज़ जो है वो हमारे कंट्री में आती है, उसका ब्रांच खोलती है, उससे हमें भी फ़ायदा पहुंचता है, उससे उसे भी फ़ायदा पहुंचता है ना। पहले हमारे जो है कंट्री में से छोटे छोटे होटल्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, वहीं पर मैकडॉनल्ड्स है ना। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है हमारी कंट्री को, कितना अच्छा ग्रो करी है हमारी कंट्री ने ये सारी चीज़ों की वजह से। सो एलपीजी की वजह से हमारी कंट्री अच्छी खासी ग्रो करी है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इससे हुआ। ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपांड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कोई भी अपने बिजनेस को कहीं भी खोल सकता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि वो अब यूएस में जाके बिजनेस करे तो वो कर सकता है, या यूएस का बंदा कोई है वो अपना कोई ब्रांच यहाँ पर खोलना चाहे तो वो खोल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम थ्रू आउट बिजनेस कर सकते हैं। इरेजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट, मतलब डोमेस्टिक मार्केट मतलब जो हमारी कंट्रीज़ की चीज़ें हैं वो सब हम अपने ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरे फॉरेन मार्केट में भी उसको दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच में डिफरेंसेस है ना, उसको इरेज करने में ग्लोबलाइजेशन ने हमारी बहुत हेल्प की है और कर रहा है। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, हम कोई भी कंट्रीज से जो है माल ख़रीद सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया है इसकी वजह से। लोकेटिंग द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज़ बिजनेस इन फॉरेन मार्केट, कहीं भी हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं। बेसिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग ऑन द ग्लोबल मार्केट कंसिडरेशन, ग्लोबल मार्केट को कंसिडर करके, मतलब ग्लोबली हम चीज़ों को कंसिडर करके, ना ही सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोच करके, हम ग्लोबली चीज़ों को सोच के समझ करके उस हिसाब से उस चीज़ की प्लानिंग करके उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, उसका बेस निकाला जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एट्सेट्रा आर ओब्टेन फ्रॉम द बेस्ट सोर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमें अगर हमारी कंट्री में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी टेक्नोलॉजी की, कोई भी मशीन की, कोई भी रॉ मटेरियल की, किसी भी किस्म की ज़रूरत है, तो जहाँ से हमें, जिधर से हमें लगता है कि ये कंट्री से उठाना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो हम वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो ये फीचर्स है, मतलब ये चीज़ें होने लगी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, ग्लोबलाइजेशन नहीं आता तो हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं बन पाते। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला तो एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, हम बहुत
कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन का, है ना। हम लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पे आ गए, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला और हमारी कंट्री इतनी अच्छी ग्रो की है। तो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसका कम से कम जो है कॉस्ट होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन मार्केट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। इसीलिए ही हमारा कोई फैमिली मेम्बर अगर आज यहाँ पे काम कर रहा है तो 2-3 साल बाद वो कोई और अदर कंट्रीज़ में काम कर रहा होता है, बिकॉज वहाँ पे उसको ग्रोथ अच्छी मिलती होती है ना। इसलिए वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो फॉरेन मार्केट्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है और इससे एक और प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, बेटर क्वालिटी, लो प्राइस गुड्स। जो सामान होता है वो हमें कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, तो इससे हमारे जो कंज्यूमर्स भी होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। एंड लास्ट इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब लेना देना बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेडिंग होने लगी है आपस में बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारे एडवांटेजेस थे ग्लोबलाइजेशन के। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की वीडियोस से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ही है और रेड नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली आगे की सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।